हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में एक बार। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, वो है आपका हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अरे सर दो चैप्टर एक साथ क्यों ले आए? तो भैया देखो, चैप्टर छोटे छोटे हैं, चैप्टर का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम है, तो क्यों ना हम इनको एक साथ ही कर लेते हैं। क्योंकि रिवीजन का टाइम है, कम टाइम में ज्यादा चीजें करना अगर पॉसिबल हो पाता है तो बिल्कुल डेफिनेटली हमको वो काम करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक। पहले हम हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं। आइए, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा धीरे धीरे बताता रहूंगा, जो भी चीजें हैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी चीजों से जो है मैं आपको समझा दूं सवाल, और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में जो है वो लॉक हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजन इन मेनी रेस्पेक्ट्स फॉर विच सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रेस्पेक्ट। हैलोजन से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। देखिए, हाइड्रोजन होता है भाई 1s1। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1s2 बन जाएगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, तो ये कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा? लाइक ये इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा? हमने उल्टा कर दिया है, इसको सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैंने शायद गलत लगा दिया। यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये कैसा बनेगा? प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हैलोजन्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज, तो प्रॉपर्टीज है ना एल्कली मेटल्स। एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन खा भी सकता है। जब खाएगा तो कैसा हो जाएगा? हैलोजन जैसा हो जाएगा, और जब छोड़ेगा तो ये एल्कली मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो फिलहाल ये पूछ रहा है आपको हैलोजन वाले रेस्पेक्ट में, तो कौन सा वाला हुआ? इलेक्ट्रॉन का एडिशन वाला काम हुआ। तो यहां पे क्या लिखे? इट्स टेंडेंसी टू गेन a single electron its valence shell to attain stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक हैलोजन है, मान लीजिए हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5 होता है, यही होता है भाई। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये क्या बन जाता है? F- बन जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2, और ये कैसा हो जाएगा? 2p6। ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, वैसा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी आ जाता है। यहां पर भी ये क्या बन जाता है? 1s2, ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और यहां पर भी ये क्या है? फुलफिल्ड शेल है। इसीलिए लिखा हुआ है ये कि इट्स टेंडेंसी टू गेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो चीज है, आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते भाई, आ जाइए। Why does H plus ions always get associated with other atoms or molecules? Ionization enthalpy of hydrogen resembles that of alkali metals. ठीक है, वैसे तो मैच भी नहीं करती। Its reactivity is similar to halogens. It resemble both alkali metals and halogen. बातें सारी ठीक है, बातों में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि H plus की आयंस, H plus आयन का फ्रीली एग्जिस्ट करना क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता, उसका रीजन पूछ रहा है। उसका रीजन क्या होगा? देखो, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स और आयंस। ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये देखिए, जब आप H से H+ बनाते हो तो इसकी साइज बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ क्या हो गया? एक तरह से प्रोटॉन हो गया। ये सिर्फ क्या है? प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? एक छोटा सा न्यूक्लियस हो जाता है ये, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की शेल भी खत्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल छोटी साइज का हो जाता है। इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एनी टाइम किसी न किसी के साथ रिएक्शन करना ही चाहेगा। H+ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। उसका रीजन है, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये बन जाता है H+, और H+ जो होता है वो क्या होता है?
हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। आप बोलोगे सर सबसे छोटी साइज इसकी हुई क्यों? तो बहुत आसान है कि जब आप एक ही तो इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वही निकाल लिया तो अकेला सिर्फ न्यूक्लियस बचा। तो न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। आइए, मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर अमंग LiH, NaH, KH, RbH, CSH. The correct order of the increasing ionic character is top to bottom। यह ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम इनमें अगर आप जाओगे LiH, NaH, KH, RbH और CSH, यहां से अगर आप जाओगे तो ये स्मॉल साइज है, इधर से इधर जाओगे, जब इधर से इधर जाओगे तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैटायन की साइज बढ़ेगी तो आयनिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। आयनिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। कोवेलेंट नेचर क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? टॉप टू बॉटम लिथियम से लेके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह से इंक्रीज होगा आयनिक नेचर। याद रखिएगा इस चीज का, है ना। ये बात कहीं कहीं फजान रूल में सीखी है कि कैटायन छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो LiH जो है वो, इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, LiH MgH2 आगे आ जाएगा वैसे, पर फिर अभी यहां बता देता हूं, सवाल आ गया तो। ये सब क्या होते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट इन नेचर। क्यों? रीजन सुन लो। ड्यू टू स्मॉल साइज कैटायन, हाई फाई होता है ये, हाई फाई वैल्यू, हाई फाई वैल्यू से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ये आपको पता है, चीजें आप सीख चुके हो। इनमें से ये दोनों LiH और ये तो कोवेलेंट सारे हो गए, MgH2 और BeH2 जो है वो तो मान के चलिए MgH2 और BeH2 तो पॉलीमराइज भी हो जाते हैं। वो यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोवेलेंट वाला आगे जब सवाल आएगा तो वहां पे अलग से बता दूंगा। MgH2 और BeH2 तो क्या हो जाते हैं? कोवेलेंट भी हो जाते हैं, सॉरी पॉलीमराइज या डाइमर बनाना शुरू करते हैं, पॉलीमराइजेशन में चले जाते हैं। तीनों कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, तीनों में से ये दोनों तो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी भी रखते हैं। NCERT की लाइन है। LiH, NaH, KH, RbH, CHS आयनिक ऑर्डर क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चल, Which of the following hydride is electron precise hydrides? जो आपके कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ये तीन कैटेगरी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बनाते हैं ग्रुप 13th वाले। ठीक है, पहली बात। कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? पी ब्लॉक वाले, और उसमें भी तीन तरह के होते हैं, तो ये बनाते हैं ग्रुप 13th वाले, लाइक B2H6। ठीक है ना। और क्या हो जाता है? AlH3 हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। BH3 भी आप लिख सकते हो, वैसे तो BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 हमेशा डाइमर बना के B2H6 बन ही जाता है, पर फिर भी आप लिख सकते हो क्योंकि सवाल में कहीं दिया हुआ आ सकता है। उसी तरह से ये यहां पर ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रुप 14th वाले, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की ना तो कमी होती है ना ही लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, तो ये प्रिसाइज होते हैं, मतलब जितना होने चाहिए उतने होते हैं। इनका क्या होता है भाई? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। अच्छा, ऑक्टेट वाला मत लिखो, आंसर सीधा इसे लिख दो, CH4, SiH4, इस तरह के जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? प्रिसाइज होते हैं, ना कम ना ज्यादा, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले होते हैं। ग्रुप 15th, 16th और 17th वाले ये क्या कहलाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं। जैसे लाइक अमोनिया हो गया, ठीक है, H2O हो गया, इस पर 2 लोन पेयर होंगे। इसी तरह से HF हो गया, यहां पर भी लोन पेयर होंगे 3-3। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि ये लोन पेयर डोनर होते हैं, या यूं कह दूं कि ये लुईस बेस होते हैं। जो लोन पेयर डोनेट कर सकती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और क्योंकि इनके पास कमी थी इसलिए इनको क्या लिख सकते हैं हम? लेविस एसिड। क्या लिख सकते हैं हम इनको? लुईस एसिड।
इनके लिए बोलना ठीक नहीं है कि ये लुईस एसिड होगा, लुईस बेस होगा, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हाँ, हेवियर मेंबर में जाकर लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, उसका रीजन हो सकता है कि वैकेंट ऑर्बिटल की जो है अवेलेबिलिटी, लेकिन हम इनके लिए डायरेक्ट ये चीज नहीं बोल सकते। चलिए आइए, तो अब ये पूछ रहा है आपके सामने इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब ना कम ना ज्यादा, आंसर हो गया 4। CH4, SiH4, GeS4, H4, SnH4। हाइड्राइड्स के बारे में और भी चीजें मैं बताता रहूंगा, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे बताता रहूंगा। ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं और वो पी ब्लॉक वाले बनाते हैं, और वो 3 तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे चले भाई। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स emit alpha, beta and gamma rays are characterized by their half lives. The radioactive isotope of hydrogen, याद रखने वाली बात है, जैसे क्या होता है, H होता है, फिर D होता है और T होता है, तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव। क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका नाम होता है क्या, ट्रीशियम भी बोलते हैं इसको, ट्राइटियम भी बोलते हैं इसको, ट्रीशियम भी बोलते हैं, सही शब्द है ना, जैसे चाहो वैसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ध्यान रखना ये होता है आपका क्या, टी, HDT, दैट इज योर प्रोटियम, ल्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम। हाइड्रोनियम कुछ नहीं होता, हाइड्रोनियम इसका आइसोटोप नहीं होता, ये H3O+ होता है, नॉट आइसोटोप। है ना, हाइड्रोनियम क्या होता है, आयन होता है हाइड्रोनियम। अब H2O+ H+ के साथ जो आयन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको आइसोटोप नहीं बोलते। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन H2O2 HI, ठीक है, I2। ये देख रहे, आप 2 रिएक्शन देख रहे हैं आपके सामने है। पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका क्या होता है, H2O2। H2O2 जो है वो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है दोनों में, क्योंकि H2O2 बहुत होता है। H2O2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये वैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन का नहीं, रिडॉक्स का अच्छा सवाल है, तो शायद इसमें कोई गलत नहीं होगा। ये रिडॉक्स का बढ़िया सवाल। आप देखो I माइनस है, I क्या है यहां पर, माइनस है, ये माइनस है, और कहां आ गया, 0 में। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज किसने किया होगा, इसने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यहीं पर ये Cl+1 में है और यहां पर Cl-1 में आ गया, यहां पे रिडक्शन हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि H2O2 पहली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरी रिएक्शन में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन A, यस, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन B। आंसर हो गया हमारा बी वाला, आंसर हो गया, सेकंड आंसर टिक कर दो। चलो नेक्स्ट सवाल, बच्चों वाला सवाल था। द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट। सिंपल सा जुगाड़ समझा देता हूं। जब कभी भी पेरोक्साइड आयन होगा, जब कभी भी पेरोक्साइड आयन होगा और अगर इसको 2 H+ मिल जाएंगे किसी भी सोर्स से, तो ये मिलकर हमेशा क्या बना देगा, H2O2। मिलकर अगर क्या बना देगा, H2O2। शर्त क्या है, अरे शर्त ये है कि पेरोक्साइड आयन होना चाहिए। तो बस सवाल में ढूंढ लो पेरोक्साइड कहां है। क्या ये पेरोक्साइड है, आंसर है नहीं, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये भी क्या है, ऑक्साइड है, ये भी क्या है, ऑक्साइड है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो बेरियम जो होता है वो +2 होता है। सबको पता है बेरियम कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 में एग्जिस्ट करता है। तो आप बताओ +2 और इस पर कितना चार्ज होगा कि ये इस तरह से बन जाए, तो इसका मतलब है ये O2 2- ही तो होगा, O2 2- ही होगा, तभी तो आप इसको चार्ज को बराबर करके BaO2 बोलोगे। तो क्या ये पेरोक्साइड है, क्या पेरोक्साइड को H+ दे देगा, तो H2SO4 क्या करेगा भैया, H2SO4 क्या करेगा, H+ दे देगा, H2SO4 क्या करेगा, H+ दे देगा, H+ और वो O2-, ये देखो ये क्या दे देगा, H+ और O2- मिलकर क्या हो जाएंगे, H2O2 हो जाएगा, याद रखना। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सेकंड। किसी भी सोर्स से H+ क्यों ना मिले, वो हाइड्रोलिसिस से भी मिल सकता है, हो सकता हो आपको हाइड्रोलिसिस, पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस मिलेगा। पेरोक्साइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस भी करोगे तो भी आपको H2O2 प्रोडक्ट मिलेगा। देखो जैसे ये रहा, आपने लिख दिया Na2O2, आप तो क्या, आपने क्या लिख दिया, Na2O2 लिख दिया। Na2O2 क्या है, पेरोक्साइड है, ये किसमें टूटेगा, 2Na+, और ये किसमें टूटेगा, O2 2-। यहां पे अगर आप H2O लेकर आओगे तो ये H+ देगा, ठीक है, ये H+ देगा, ये क्या करेगा, H+ इस पे जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, H2O2 बना देगा। तो पेरोक्साइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो भी आपको H2O2 मिलता है। पेरोक्साइड का अगर आप
हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी क्या मिलता है आपको, H2O2 मिलता है। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे चल सकते हैं। आइए, वे ये लो, सवाल ही आ गया। अब यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने यहां पे फिर से अभी वापस बता देता हूं, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, एंड यहां पे क्या ले लिया हमने, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। डाइल्यूट H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा, और ये क्या दे देगा, SO4 2 माइनस दे देगा। ये क्या दे देगा, Na प्लस, और ये क्या दे देगा, O2 2 माइनस, क्योंकि पेरोक्साइड है। ये मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O2। ठीक है, और ये वाला आपका किसके साथ भाग जाएगा, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, Na2SO4। क्या बन जाएगा ये, Na2SO4। तो बताओ ऑप्शन देख के क्या बनने वाला है यहां पे बनने वाला है क्या, सोडियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन काट दो, सोडियम सल्फेट एंड वाटर काट दो, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काट दो, बचा क्या, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है ना, मैं बता देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, और जो मेरे से बैच में पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि मैं उनको करवा देता हूं ये चीजें पहले से। मेरा जो भी बैच होता है, जो भी बैच मुझे मिलता है, उसमें सबसे आखिरी लेक्चर, पूरा एक लेक्चर में बचाता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किस किस की होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड पीवाईक्यूज की। ठीक है भाई, चलो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, क्या पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है? नहीं। क्या सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल सकता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल सकता है? क्या फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड से मिल सकता है? अब यहां पे एक लफड़ा है, फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड का मतलब क्या है? फ्यूज्ड सोडियम पेरोक्साइड का मतलब है कि यहां पर आप सोडियम पेरोक्साइड को ही मेल्ट कर रहे हो। यहां पे आप किसको मेल्ट कर रहे हो? सोडियम पेरोक्साइड को ही क्या कर रहे हो? मेल्ट कर रहे हो। तो मेल्ट करने के बाद आप उसका हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे, इस वजह से ये वाला आंसर नहीं होगा। तो ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको देखना, सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप इलेक्ट्रोलिसिस, ये टूट जाता है पहले किसमें, H प्लस और HSO4 माइनस, ये जाएगा कहां पे, एट कैथोड, ये कहां जाएगा, कैथोड, H2 गैस बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे मिलने वाला है क्या, 8 एनोड, क्या बनेगा, HSO4 प्लस, ऐसे दो HSO4 होंगे, और HSO4 मिलकर क्या बन जाएंगे, ये H2S2O8। क्या बोलेंगे इसको, H2S2O8। तो ये जो H2S2O8 है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, SOOS। क्या ये परोक्सो लिंकेज आ चुका है? जब जब भी परोक्सो लिंकेज आएगा और उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो बताओ क्या बनेगा उससे, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया। इसका नाम होता है मार्शल एसिड। क्या नाम होता है इसका, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, तो मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलने वाला है, आप ये देखिए, हाइड्रोलिसिस होगा तो H प्लस इधर अटैक करेगा, एक बार और एक पानी का मॉलिक्यूल होगा, दो पानी के वाटर मॉलिक्यूल होंगे, दोनों जगह H प्लस होगा, इधर क्या आएगा, OH माइनस, और इधर भी क्या आएगा, OH माइनस। तो आप क्या करने वाले हो, आप बेसिकली इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, H2S2O8 एंड 2H2O। अब आप देखोगे कि यहां पे बन रहा है क्या, 2H2SO4 प्लस क्या बन रहा है, H2O2। ये लो, तो आंसर हो गया आपका क्या, आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड। पहले आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया, सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से आपको मिला क्या, मार्शल एसिड। ठीक है भाई, ये चीज मिल गई आपको, H2S2O8, 2H2, 2H2SO4 और H2O2। या आप इसको काउंट कर लीजिए, H2SO4 हो रहा है, इधर वाले को भी काउंट कर लीजिए, H2SO4 हो रहा है, तो ये मिलकर दो H2SO4 बन जाएंगे, और बीच वाला एक H2O2 निकल के आ जाएगा। ये क्यों पॉसिबल हुआ कि जब जब भी पेरोक्सो लिंकेज होगा और उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो वहां पे क्या बनने वाला है, H2O2 बनने वाला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। Which of the following ions will cause hardness in water sample? ठीक है, कौन से, पानी में हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है,
वो होती है ड्यू टू soluble impurities of calcium और मैग्नीशियम 2+। सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है उसकी आयंस की, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की होना जरूरी है। यहीं पर एक चीज जान लेते हैं कि जब कैल्शियम मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर होगा तो क्या होगी, ये होगी टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स हो किसके, ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका परमानेंट हार्डनेस। ओके, चलो, तो यहां से एक आंसर निकल के आ गया कि हार्डनेस का कारण क्या होता है। तो आपको ऐसे नहीं ढूंढना है कि हार्डनेस का कारण क्लोराइड, ऐसे नहीं ढूंढना है कि सर आपने बताया था अभी क्लोराइड होता है। अरे क्लोराइड किसी का भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं, क्लोराइड तो सोडियम का भी हो सकता है, लेकिन वो तो हार्डनेस कॉज नहीं करेगा। क्लोराइड होना किसका जरूरी है, कैल्शियम। तो पहली शर्त है पानी के हार्ड होने की कि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की जो है इंप्योरिटीज होनी चाहिए। Which of the following compound is used for water softening? Na6P6O18, इसका नाम होता है सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट। सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, है ना, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है कैलगन। क्या नाम होता है इसका, कैलगन। कैलगन जो क्या करता है, आप याद रखिएगा, पानी में जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से। और हम हार्डनेस हटाते कैसे, कि हम कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी में से निकाल लेते हैं और उसकी जगह कौन से आयन छोड़ देते हैं, सोडियम आयन छोड़ देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऐसा जो कंपाउंड होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में क्या करता है, सोडियम आयन को रिलीज कर देता है और बदले में क्या वहां से निकाल लेता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी में से हटा देता है। तो पानी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, चल, अच्छा आंसर टिक नहीं किया, कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स? दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। दिस इज नोन एज ये हाइड्राइड गैप है। एक्चुअली 7, 8, 9 जो ग्रुप होता है वो हाइड्राइड नहीं बनाता है, और सिक्स्थ ग्रुप में 7, 8, 9 तो नहीं बनाएंगे, 6 में ओनली क्रोमियम हो सकता है। आगे वाला सवाल यही हो, ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड, और ये तो नहीं बनाएंगे पूरे। ये लिखा हो जाएगा ओनली वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 एंड दैट इज क्रोमियम इज फॉर्म, क्या, हाइड्राइड बनाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोजन? आइए देखते हैं। यहां से मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं ना, ये सवाल जो है वो मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इन सवालों में। यहां से तो जो भी होंगे मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन? इट एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, यस इट इज ट्रू, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये H की बात कर रहा है, एंड दैट इज 1s1, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। It can lose an electron to form a cation which can freely exist, गलत। अगर freely exist ही कर जाता तो पहले एक सवाल ऐसा आ चुका बेटा। कारण क्या है, साइज बहुत स्मॉल हो जाती है। H से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब H+ बनता है तो उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है, एग्जिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। आ जाइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन केस ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर इज यूज, हैवी वाटर क्या होता है भाई, पहले तो ये सुन लो। हैवी वाटर होता है D2O। अब D2O का एक बहुत जाना पहचाना यूज होता है, और पता है कि वो मॉडरेटर होता है कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा।
खैर आप ये 8th-9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जनरल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि हैवी वाटर इज ए मॉडरेटर, है ना, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये गलत है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ये सही है। हैवी वाटर इज हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये गलत है। अब देखते हैं, आ जाइए पहली चीज, ये रहा आपका D2O और ये रहा आपका H2O, दैट इज योर ऑर्डिनरी वाटर। हम बात करें ये वाले की, तो ये ऑर्डर किस किस के लिए हो सकता है, तो ये ऑर्डर हो सकता है एटॉमिक मास। अगर ये एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो वीक फोर्सेस भी क्या होंगे, वीक फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वीक फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। तो एटॉमिक मास ज्यादा है, वीक फोर्स भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इसका D2O का ज्यादा होगा। और आप बता देता हूं एक चीज कि एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इसी का ज्यादा होगा। और वो एसोसिएशन किस तरह का होता है, अरे H2O के मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग होती है, तो H बॉन्डिंग ही तो बोलोगे उसको, और क्या बोलोगे। हाँ, डी बॉन्डिंग नाम बोलना गलत होता है, इसलिए उसको H बॉन्डिंग इन जनरल बोल दिया जाता है। भाई वो भी पानी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के ऐसे मान लिया जाता है, ठीक है। H बॉन्डिंग भी इसमें ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, और क्या इसका ज्यादा होता है, हर एक प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा होगी, हर एक प्रॉपर्टी D2O की ज्यादा होगी। Almost all property is greater for D2O, is higher for D2O except one, and that is dielectric constant, है ना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जी होता है, वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो H2O का ज्यादा होता है, और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो किसका होता है, D2O का ज्यादा होता है। तो बता, सॉरी, H2O का ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, H2O जो है वो क्या हो जाएगा, बेटर सॉल्वेंट होगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम की पावर जो एनायन और कैटायन को सेपरेट कर ले। कोई आपने आयनिक कंपाउंड पानी में डाला तो वो जल्दी टूट जाएगा, तो इसका मतलब है NaCl जो है पानी में डालोगे तो वो ज्यादा घुलेगा, D2O में डालोगे तो धीमा घुलेगा, घुल जाएगा। उसमें भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना भी कम नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है सेकंड, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये गलत हो गया। कारण बेटर सॉल्वेंट ये होता है क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। एसोसिएशन मॉलिक्यूल में हैवी वाटर के में ज्यादा होगा, लेकिन ये लिखा हुआ है 1, ये 2, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैवी वाटर का नहीं होता, हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। तो खूब सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज D2O की ज्यादा होती है एक्सेप्ट वन। यहां पर मैंने शायद 3-4 ही लिखी है, लेकिन इसके अलावा भी और भी खूब सारी प्रॉपर्टी हैं जो हमेशा किसकी ज्यादा होगी, D2O की ज्यादा होगी। और D2O का सिर्फ कम क्या होगा, ध्यान रखना, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बाकी सब D2O का ज्यादा होता है, सीधा जुगाड़ है। तो आपके सामने आंसर हो गया कौन सा, एक तो 1 हो गया और एक कौन सा हो गया 3। क्या हमको करेक्ट पूछे थे, यस, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 आर करेक्ट। मैंने कहा था यहां से मल्टीपल आंसर्स सही हो सकते हैं। ओके, क्लियर है, चलें आगे। चलो, यस, उससे पहले एक ये देख लीजिए। चलो आइए, सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है भाई, ठीक है। वाटर इज नोन टू बी अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यस, अभी बताया, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, ये सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन लिक्विड वाटर, यस, ये भी सही है। There is no hydrogen bonding in the frozen state of water and that is your ice ना। तो आइस में क्या H बॉन्डिंग नहीं होती, गलत बात, आइस में H बॉन्डिंग होती है। फ्रोजन वाटर इज हैवियर देन लिक्विड वाटर, फ्रोजन वाटर इज हैवियर देन लिक्विड वाटर, गलत, क्योंकि अगर आइस भारी होता तो पानी में डूब जाता, तो ये भी गलत होगी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब आइस में क्रिस्टल लैटिस बनता है H बॉन्डिंग के थ्रू, तो उसमें वॉइड बहुत ज्यादा होता है, वॉइड ज्यादा होने की वजह से आइस में क्या होता है, फॉर आइस D इज इक्वल्स टू क्या होता है, M/V होता है। अब M तो पानी का और आइस का दोनों का सेम है, मास तो दोनों का सेम ही होगा ना। अरे भाई, मास तो दोनों का सेम ही होगा, तो बताओ फिर बचा क्या,
वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? आइस का ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए डेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, हैवियर नहीं होता, ये हल्का हो जाता है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? घट जाती है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, चलिए नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर हमारा हो गया 3 एंड 4। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 3 एंड 4। नॉट करेक्ट पूछा था ना इसलिए। चलिए आइए नेक्स्ट। हार्डनेस ऑफ वाटर में भी टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड होने चाहिए, यस, क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यस, इससे परमानेंट होगी। चलिए सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यस, ये भी सही है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मींस बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इससे टेम्परेरी होती है, काट दो। कार्बोनेट ऑफ एल्कली, इससे ये तो इनसोल्युबल होते हैं, इनसोल्युबल सॉल्ट से कभी भी नहीं होगी। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? 1 एंड 2। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है भाई, चले आगे। यस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, काट दो। इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17 वाले इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, यस। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस, CH4 है, ठीक है। तो ये C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये कैसा होगा? टेट्रा होगा, टेट्रा होगा, ठीक है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड, रिच बोल रहा है और लुईस एसिड बोल रहा है, गलत। कैसी होती है? लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है। तो क्या बोला भाई? करेक्ट करेक्ट बोला क्या? तो करेक्ट करेक्ट बोला, तो कौन सा करेक्ट करेक्ट है भैया? तो करेक्ट करेक्ट है कौन सा? ये 2, 3 करेक्ट करेक्ट। ओके, तो ये 2 एंड 3 आपके क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Hydride of group 13 act as Lewis acid, yes, because they are electron deficient in nature. Yes, पहला ठीक है। Hydrides of group 15, 14 are electron deficient hydride, note. They are electron precise, अभी पीछे बताया था। Hydrides of group 14 act as Lewis acid, no. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेसिस, यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। आंसर कौन कौन सा करेक्ट अगर पूछा है तो बताओ, पहला और चौथा आंसर हो गया क्या? तो आंसर हो गया आपका 1 और 4। आंसर कौन सा हो गया आपका? 1 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हाइड्रोजन के क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि पहले जो है वो हाइड्रोजन चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं आते थे, इन दिनों में एक सवाल पूछने लगे हैं। अभी भी उतना ज्यादा जो वेटेज है नहीं होता, इसीलिए मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत कम मिलते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेटालिक हाइड्राइड्स आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, यस, ये एक्चुअली नॉन स्टोइकियोमेट्री होते हैं। और हमेशा ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब जितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए उससे कम ही होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू में होता है, और हाइड्रोजन जो है वो कम ही होती है। कुछ एग्जांपल्स इसके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप जाकर देखिएगा, आपको पता लगेगा ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटेलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं मानता हूं फ्री मेटल जितना नहीं, लेकिन कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टिविटी जो है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों की इनमें रहती है। मेटल्स तो होते ही हैं, मेटल हीट के भी कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड्स भी क्या करते हैं? वैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, हालांकि उसमें फर्क आ सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंडक्ट नहीं करेंगे। आयनिक हाइड्राइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यस। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड में नहीं करते हैं, वो लिक्विड में, मतलब लिक्विड तो नहीं बोल सकते, इसको मोल्टन बोल देते हैं, मोल्टन में करते हैं और एक्वस में भी करते हैं।
आयनिक कंपाउंड्स के लिए ध्यान में रखें, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड में नहीं करते हैं, और नहीं करने का रीजन ये नहीं है कि उनके पास आयंस नहीं है, आयंस तो है ही, क्योंकि जब आप आयनिक बोल रहे हो दैट मीन्स आयंस है, आयनिक बोल रहे हो दैट मीन्स आयंस है। लेकिन मोल्टन बोल रहे हो, इस केस में आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, आयंस तो है लेकिन चल फिर नहीं सक रहे, और अगर चल फिर नहीं सक रहे तो कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। तो मोल्टन में आयंस भी है, और मोल्टन का मतलब क्या हो गया, आयंस में थोड़ा सा गैप जो है वो ज्यादा हो गया, उनके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, अब वो आराम से चल फिर सक रहे हैं। आयंस का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आयंस का चलना फिरना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आयंस का मोबाइल होना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए आयंस का मोबाइल होना इंपॉर्टेंट है। तो इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट दोनों ही केस में आयंस जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ये तो इसका उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ तो वैसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात पूछी थी भाई, चलिए आइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? 1 2 and 3 1 2 3 and 1 2 and 3 are correct. Next, which of the following statement is correct for H2O2? It is a planar structure. सरेआम गलत, सफेद झूठ। ऐसा होता है भाई, ये कैसा होता है? HOOH, है ना, इस तरह से होता है ये H2O2। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती, उसका कारण है यहां पर भी दो लोन पेयर होते हैं, यहां पर भी दो लोन पेयर, यहां पर दो लोन पेयर, यहां दो लोन पेयर। दूसरी बात, ये जो OH का बॉन्ड है ये अलग प्लेन में होता है, और ये जो दूसरे वाले OH का बॉन्ड है वो एक अलग प्लेन में होता है। ठीक है, ओपन, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ठीक है। पहली चीज, नॉन प्लेनर होता है ये, ठीक है, एंड हैज डाइहेड्रल एंगल इज ग्रेटर देन, सॉलिड फेज में डाइहेड्रल एंगल ज्यादा कह रहा है, लिक्विड फेज से काट दो। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है वो सुन लो। ये जो आप हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो इसकी इस तरह से, ठीक है, ये H, ये जो आपने बनाया है इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो इस तरह से, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं थीटा। और ये जो थीटा होता है, ये थीटा जो होता है वो वेपर फॉर्म में ज्यादा होता है, थीटा किससे? सॉलिड फॉर्म में। याद नहीं रहे तो बता देता हूं, वेपर फॉर्म कब आती है? जब क्या हो, किताब खुलेगी। जब वेपर फॉर्म हाफ बुक लाइक होता है, हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये एंगल खुलेगा, तो तापमान बढ़ेगा तभी किताब खुलेगी, याद रखना है ना। तो तापमान बढ़ता है तो किताब खुलती है, और ये जब किताब खुलेगी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम डाइहेड्रल एंगल बोल रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, जब बुक ओपन और ज्यादा बुक ओपन होगी तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सॉलिड में लगभग 90 डिग्री होता है, और वेपर में करीब मेरे ख्याल से 111 डिग्री के आसपास होता है। एग्जैक्ट डेटा आपको एनसीईआरटी में दिखा है, डेटा याद नहीं करना है। इट इज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एंड हैज डाइहेड्रल एंगल, सॉलिड में कम और डाइहेड्रल यानी गैस फेज में ज्यादा होगा। आंसर हो गया 3। कौन सा आंसर हो गया? ये 3। हाँ, इसमें सिंगल करेक्ट ही था, तो हमने सिंगल करेक्ट ही कर दिया। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है? इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है कौन सा? सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस परमानेंट हार्ड वाटर? कह रहा परमानेंट हार्ड वाटर कौन बनाएगा? बनाना है, रिमूव नहीं करना है। परमानेंट हार्ड वाटर के लिए हमको चाहिए क्या? सल्फेट या फिर क्लोराइड्स ऑफ क्या? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यही चाहिए भैया। अब यही चाहिए तो बताओ जरा इसको। तो एडिशन ऑफ Na2SO4 नहीं, हमको क्या चाहिए? कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट चाहिए, सोडियम का नहीं चाहिए। सैचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, इससे टेम्परेरी हार्डनेस आएगी। बाइकार्बोनेट है कैल्शियम का तो टेम्परेरी हार्डनेस आएगी। सैचुरेशन ऑफ वाटर विद MgCO3 नहीं चाहिए, कार्बोनेट तो होता ही नहीं है। आइए, सैचुरेशन ऑफ वाटर विद CaSO4, यस, Ca भी हो गया और SO4 भी हो गया। आंसर हो गया हमारा कौन सा? 4th आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका परमानेंट हार्डनेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विच विल गिव H2 ऑन रिएक्शन विथ NOH? याद रखिएगा, जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं प्लस बेस, ये मिलकर कौन सी गैस देंगे? H2 गैस देंगे। ठीक है भाई। बाकी जो है दूसरे मेटल जो है रिएक्टिव मेटल है वो
एसिड के साथ H2 गैस देंगे, जो वो क्या किसके साथ देंगे, एसिड के साथ H2 गैस देंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराओगे तो H2 गैस आएगा। आप एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया और जिंक हो गया, जनाबे आली है ना, आपको ट्रिक पता है ना, मैंने बताया हुआ है आपको ट्रिक पहले से है ना, क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में ही ये ट्रिक बता दी थी मैंने आपको। जो लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं इस एक्सप्रेस को, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के क्लासेस को देख रहे हैं, उनको पता होगा है ना। तो चीजें मैं करवा चुका हूं, जिंक एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एंड यस बेरिलियम इज आल्सो एम्फोटेरिक। सो व्हाट इज आवर आंसर, 1, 3 एंड 4 इज आर आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4। एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और दोनों के साथ H2 गैस भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पूछा था स्पेशली किसके साथ, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर 1H1, 1H2, 1H3। अच्छा ये क्या है, ये 1H1 जो है ये क्या है H, ये क्या है D और ये क्या है आपका T। ठीक, याद रखिएगा एक चीज बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, नियरली ऑल प्रॉपर्टीज फॉर नियरली ऑल प्रॉपर्टीज H से ज्यादा D से ज्यादा T का ऑर्डर चलेगा। लगभग याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, कोई डेटा याद नहीं करना, सीधा जुगाड़ है अपने पास। लगभग सारी प्रॉपर्टी का HDT होता है, बट फॉर abundance इन नेचर के लिए क्या होगा HD और ये क्या हो जाएगा E। आप देखो, दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, यस वेरी वेल सेड। दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, कारण इसमें तो न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन चेंज होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो सबका क्या होगा 1s1 ही होगा, सबका क्या होगा 1s1 ही होगा, तो ये भी सही है। दे एग्जिस्ट इन द नेचर इन द रेशियो 1:3, यानी कि इसके हिसाब से ये हो गया कि हाइड्रोजन अगर 1 रेशियो है तो उसका डबल क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा, और इसका क्या होगा 3 वाला क्या होगा T होगा। ये सारे आम गलत है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है, जो अबंडेंस है, वो तो इसकी प्रोटियम की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ड्यूटेरियम और उससे भी कम ट्राइटियम यानी ट्रीसियम बोल सकते हो उसकी होती है। देयर एटॉमिक मासेस आर इन द रेशियो 1, 2 एंड 3। यस, ये H, ये D एंड ये T। तो मैंने बोला कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें यही फॉलो होता है, तो फिर तो ये सही हो गया। तो बचा हुआ आंसर अपना थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही पूछा था भाई, ये लो आपका आंसर हो गया इनकरेक्ट। Hard water when passed through ion exchange resin containing RCOOH, that is your acid resin, कैसा होगा ये acid resin, give H plus ion। अगर ये H plus ion देगा तो प्लस किसको रिप्लेस करेगा, हार्ड वाटर में कौन सा है, हार्ड वाटर में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका कौन सा आयन, कैल्शियम आयन जो है वो H प्लस को क्या कर लेगा, H प्लस जो है वो कैल्शियम आयन को क्या करेगा, हार्ड वाटर के उसको क्या कर लेगा भाई, रिप्लेस कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चल चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एच ब्लॉक। हाइड्रोजन जो है हम कुछ सवाल हमने किए और आई होप हाइड्रोजन की मैंने वाटर से रिलेटेड चीजें बता दी आपको, हार्डनेस से रिलेटेड चीजें बता दी, और हाइड्राइड्स मैंने पढ़ा दिए, हाइड्राइड्स से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने। आयनिक हाइड्राइड्स की बात कर ली थी हमने। एक सवाल क्या बोलते हैं डी ब्लॉक वाले जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं उनका भी आया, वो भी हमने कर लिया। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के सवाल भी हमने किए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच, प्रिसाइज और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनकी भी बात करी है। तो ऑलमोस्ट हाइड्रोजन की खूब सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, हाइड्रोजन चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं पढ़ने को, तो वो हम कवर कर चुके हैं। देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड दैट इज योर एस ब्लॉक।
सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक में पहला सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। द एल्कली मेटल्स आर लो मेल्टिंग, सबका मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है, मान लेते हैं। लेकिन अगर इनमें भी कंपैरिजन किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। मतलब अगर मैं बात करूं वैसे तो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स कौन से, जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जैसे आयरन वगैरह ये सब हो गए, तो इनमें क्या होता है, इनकी तुलना में तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही कम होता है। और उसका रीजन है कि सिर्फ बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इनका। भाई इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, कम होता है। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है। एक इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ। आप ट्रांजिशन मेटल देखोगे, डी ब्लॉक के मेटल देखोगे, उसमें N-1D और NS मिलाकर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो खूब सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज मेटल्स। एस ब्लॉक के मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम ही होता है। बट हम अगर ये बात कर ले कि सर हमको इसमें भी कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हमको ये पता है कि फिर तो टॉप टू बॉटम और भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, है ना। और याद रखिएगा एक सवाल है कि ये जो सारे मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं विगरसली। लिथियम जो है वो आराम से करता है। अगला सवाल वही आ गया, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर विगरसली मतलब होता है एकदम एक्सप्लोजिव टाइप, मतलब वो खतरनाक तरीके से, समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा यूं खूंखार टाइप वर्ड बोल सकते हो आप ना, विगरसली का मतलब ऐसा होता है। तो फॉर्म हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल ले लो आप, उसकी पानी के साथ रिएक्शन कर लेना, ये देगा आप, ये टूट जाएगा आपका H+ और OH-। मेटल एल्कली है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन और H+ मिलकर कौन सी गैस बन जाएंगे, H2, और ये मिलकर क्या बन जाएगा, MOH, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनेगा और कौन सी गैस जाएगी, H2 गैस रिलीज होगी। ये इन सब मेटल के लिए यही होता है। लेकिन लिथियम जो है वो बहुत आराम से रिएक्शन करता है, और उसका कारण है क्या, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी ऑर्डर लिखवाया था पिछले सवाल में, तो लिथियम जो है, लिथियम को जब आप पानी में डालोगे तो रिएक्शन कब होगी, जब लिथियम का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो टूटना शुरू करेगा। अगर वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चला, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब उसका मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो पानी को धीरे धीरे अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन के लिए, मतलब करेगा। मतलब मैं तो ये कहूं कि आपको तो जो रिएक्शन है वो बिल्कुल होती हुई दिखेगी, बिल्कुल तेज ही लगेगी आपको, लेकिन जितनी तेज सोडियम, पोटेशियम और सीजियम करेंगे उतनी तेज नहीं करेगा। मतलब ये थोड़ा जेंटली, आराम से रिएक्शन करेगा, जेंटली करेगा ये, ठीक है भाई। चल, अच्छा सवाल है, नीट में आने लायक सवाल है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, suggest the factor which makes Li is the strongest reducing agent in aqueous solution। देखो बेटा, लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस आए, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो लिथियम प्लस बन गया और ये गैस बन गया, और इसको पानी में डाल दिया तो ये बन गया लिथियम प्लस एक्वस, और यहां पे खूब सारा एनर्जी रिलीज हुई, हाइड्रेशन एनर्जी। जो स्टेप्स आपने देख रहे हैं इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, और इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, ये आप जो एनर्जी दोगे ये सब्लिमेशन एनर्जी होगी, यहां जो आप एनर्जी दोगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और यहां एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये आपका हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं एक चीज जानता हूं कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा बढ़ेगी,
एसआरपी की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। अब आप एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप इसके इस फैक्टर से जाते हो, लिथियम को कहोगे, तो लिथियम का यहां तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी पॉजिटिव में जा रही है, यहां पर भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी पॉजिटिव में जा रही है। लेकिन ये सारे दोनों पाप धुल जाएंगे कब? जब इस लिथियम को आप पानी में फेंकोगे। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, which makes lithium strongest reducing agent। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम प्लस नहीं होता। लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम प्लस नहीं होता भाई। ये देखो, आप खुद सोचो, ये दो क्या है? एंडो एंडो। यहां तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन खर्चा हो गया तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर ये किस क्यों दे दिया? क्योंकि आपने बोला कि भाई रुक, तेरे को प्लस बनाएंगे, पानी में फेंकेंगे। तो इसने बोला मेरे प्लस में तो बहुत ताकत है। क्या बोला? मेरे प्लस में बहुत ताकत है, मैं छोटी साइज का हूं, +1 है। मेरे से नीचे जो भी आएंगे उनके पास भी होगा तो +1, लेकिन उनकी साइज बड़ी होगी। बड़ी साइज पे +1 कम डेंसिटी रखेगा, और छोटी साइज पे +1 ज्यादा डेंसिटी रखेगा। जो ज्यादा डेंसिटी रखेगा +1 की, वो पानी को ज्यादा बुलाएगा। पानी को ज्यादा बुलाएगा तो टेम्परेरी बॉन्ड्स पानी के साथ ज्यादा बनाएगा, और जो टेम्परेरी बॉन्ड्स पानी के साथ ज्यादा बनाएगा तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। अरे जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आयन और पानी के बीच में कुछ टेम्परेरी अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। और आयन डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से वहां पर एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि जो कि इसकी एसआरपी को नेगेटिव बनाने में हेल्प करती है। तो बताओ आंसर लिखूं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी लिखूंगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी लिखूंगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात यहां हम कर नहीं सकते, ये मेटल है। तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी यहां पर लिखने वाले हैं। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट। मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल थर्मली? वैसे ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर कोई M+ है और X- है, अगर X- if X- is polyatomic anion, then thermal stability increases top to bottom, because phi decreases top to bottom. Phi decreases top to bottom and thermal stability is inversely related to phi. जैसे जैसे आप नीचे आओगे फाई जो है वो घटेगा। किसका फाई? इसके साथ जो भी कैटायन होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या? यहां पे ऐसे लिखूंगा, मैं यहां से शुरू से लिख देता हूं। मैं BeCO3 लिख दूं, फिर मैं MgCO3 लिख दूं, फिर मैं CaCO3 लिख दूं, SrCO3 लिख दूं एंड BaCO3 लिख दूं। जरा देखो यहां से यहां आ रहे हो, R+ की साइज बढ़ रही है, यस। तो फाई जो है वो घट रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मोस्ट स्टेबल थर्मली इज योर, है ना, जो सबसे डाउन है ग्रुप में वो होगा आपका BaCO3। लीस्ट थर्मली स्टेबल किसको बोलोगे? तो दैट इज योर BeCO3। मोस्ट कौन सा हो जाएगा? BaCO3। क्लियर है भाई? चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। याद रखिएगा पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन में कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके कार्बोनेट हो सकता है, आपका सल्फेट हो सकता है, आपका नाइट्रेट हो सकता है, मोस्टली यही ज्यादा काम आएंगे आपके। और भी होने को हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकता है, ठीक है, और जो पर क्लोरेट सारे हो सकते हैं, पर मोस्टली ये काम आएंगे। तो मैंने यही लिख दिया हाइड्रोक्साइड, यस हाइड्रोक्साइड भी आपके काम आएगा। तो जो ज्यादातर आपके सामने आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी के सवाल, और वो अगर पॉलीएटॉमिक एनायन वाले होंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब है एनायन वाले पार्ट में, ये जैसे कार्बोनेट आयन है, पूरा एनायन है, उसमें एक से ज्यादा एटम है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन। ऐसे केस में थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि वो देखी जाती है किससे? फाई से। चले फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट सवाल है हमारा
which of the following carbonate given below is unstable in air and that is kept in CO2। चलो पीछे चलते वापस समझाता हूं। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा था? BaCO3 था। और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी कौन सी थी? किसकी थी? BeCO3 की। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, मतलब कह रहा है सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन है, मतलब जो लीस्ट थर्मली स्टेबल है वो कौन होगा? सबसे ऊपर वाला होगा। एक्चुअली BeCO3 को टेम्परेचर की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही BeO प्लस CO2 में टूटता रहता है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है CO2 की कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सिस्टम से CO2 की कंसंट्रेशन को क्या करेगा? कम करेगा। ली चैटरली प्रिंसिपल पढ़ते हो तो CO2 के मीडियम में रखने का कारण क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है। अगर हम चाहते हैं कि BeCO3 ही बना रहे तो इस रिएक्शन का बैकवर्ड में होना जरूरी है, और रिएक्शन को बैकवर्ड में करने के लिए हम CO2 का मीडियम ले लेते हैं। मतलब हमने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब सिस्टम CO2 की कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी कि BeCO3 नहीं टूटेगा। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ये हो गया आपका BeCO3 आंसर। नेक्स्ट, मेटल फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक? मैं बता देता हूं, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनमें टॉप टू बॉटम, इनके अंदर टॉप टू बॉटम, दोनों के अंदर टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? बढ़ती है। EN क्या होती है? घटती है। और अगर EN घटेगी तो बताओ बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। EN घटेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा। ठीक है। उसके बाद फाई क्या होता है? इसमें कम होता है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? इनमें बढ़ती है। लेटिस एनर्जी इनमें क्या होती है? घटती है। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये एक साथ इतने सारे सवाल करवा दिए मैंने, इनमें से किसी भी के लिए कोई भी कंपैरिजन पूछ ले। हालांकि इन्होंने सिर्फ लीस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड पूछा है। लीस्ट बेसिक कौन होगा? टॉप टू बॉटम तो बेसिक नेचर कट रहा है, टॉप टू बॉटम तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो लीस्ट बेसिक सबसे ऊपर वाला होगा। सबसे ऊपर ये नहीं। इन ऑप्शन में से सबसे ऊपर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा। इससे ऊपर कौन होता है? बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, विच इज एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर। Similarly, these properties are same for oxide also. Alkali metal oxides and alkaline earth metal oxides, because oxides and hydroxides की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। अगर ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। अगर ऑक्साइड बेसिक है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा। अगर ऑक्साइड एसिडिक है तो एसिडिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये सेम चलता है। ठीक है। तो ये खूब सारे सवाल मैंने आपको एक तरीके से बता दिए। इस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो गई सारी एक साथ चीजें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर लैटिस। आप देखिए, अगर कोई लैटिस बना हुआ है, आप समझिए इस बात को, लैटिस अगर स्ट्रॉन्ग है, ये लैटिस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको पानी में फेंकोगे तो ये टूटेगा नहीं। अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। कारण लैटिस को आयनिक कंपाउंड है, लैटिस की फॉर्म में होगा, प्लस माइनस ऐसे बना होगा। अगर आप इसको पानी में फेंकते हो तो इसका टूटना जरूरी है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लैटिस है, पानी में नहीं टूटेगा। पानी में नहीं टूटेगा तो कहीं कहीं सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। फिर हाइड्रेशन किसको बोलते हैं? जब प्लस मान लो टूट गया और इसको पानी ने क्या कर दिया? सराउंड कर दिया, इस तरह से हाइड्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले लिथियम के केस में बताया था मैंने हाइड्रेशन, उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन जो है वो क्या करता है? हाइड्रेशन क्या करता है? हमेशा ध्यान रखोगे, हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। दो फैक्टर काम करते हैं सॉल्युबिलिटी। अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी होगी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी होगी कम। अब बात करते हैं, दोनों की लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई का मतलब एक कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रेशन एनर्जी भी है और जिसके पास लैटिस एनर्जी भी है। मान लीजिए एक कंपाउंड है एक्स कंपाउंड को आपने पानी में फेंका, वो बहुत ज्यादा नहीं टूटा। अगर वो बहुत ज्यादा नहीं टूटा तो उसके आयंस बहुत कम सेपरेट होंगे। जितने कम आयंस सेपरेट होंगे पानी भी उतना ही कम आएगा, और पानी जितना कम आएगा उसका हाइड्रेशन भी उतना ही कम होगा। मान लीजिए उसका हाइड्रेशन इतना कम हुआ कि उसकी लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाया। जब वो प्लस माइनस का लैटिस बना था,
सॉलिड में, तब उसकी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और वो एनर्जी अगर ओवरकम नहीं हो पाई किससे, रिलीज एनर्जी, जो कि अपनी दूसरी कौन सी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, इससे अगर ओवरकम नहीं हो पाई तो उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो सिंपल सी बात है, फॉर अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड को सॉल्युबल होना है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कि कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कोई कंपाउंड कब ज्यादा घुलता है, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए, दैट मींस ज्यादा रिलीज हो। यानी कि यहां पर अगर ये कंपाउंड बना हुआ है, -100 अगर एनर्जी रिलीज होती है, और अगर मैं पानी में फेंकता हूं तो मेरे पास -150 एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब कंपाउंड सोल्यूबल होगा, क्योंकि वो उसको कम ओवरकम कर गया। लेकिन अगर -100 एनर्जी उस कंपाउंड के बनने के टाइम पर रिलीज हुई थी, लैटिस एनर्जी, और जब आपने उसको पानी में फेंका तो -50 एनर्जी आपको मिली, तो हाइड्रेशन कम रह गया लैटिस की तुलना में। उस केस में वो कंपाउंड इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, स्पेरेंगली सोल्यूबल होगा, कम सोल्यूबल होगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, यहां कुछ पूछा है, अमंग्स्ट फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स द लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF। LiF में क्या होता है, LiF जो है वो इज लेस सॉल्युबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। LiF का स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है, तो लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि Li प्लस और F माइनस सेपरेट ही नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं, कम होते हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस बहुत कम सेपरेट होंगे तो हाइड्रेशन भी कम होगा, और अगर हाइड्रेशन कम होगा तो इसका मतलब हाइड्रेशन कम रह जाएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा ही रह जाएगी, और उस केस में मैंने पहले ही बता दिया कंपाउंड जो है वो लेस सोल्यूबल रहता है। तो आंसर जाएगा हाई लैटिस एंथैल्पी। ओके भाई, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर लिथियम आयन। अरे भाई लिथियम टूटेगा तब तो हाइड्रेशन करेगा, लिथियम आयन मिल ही नहीं रहे पानी में, क्यों? क्योंकि लैटिस ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि लिथियम और फ्लोराइड जो है वो अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग अगर हो जाएंगे तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। तो यहां पर जो तीसरा पॉइंट है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जानता हूं कि लिथियम का हाइड्रेशन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए लिथियम का टूटना भी जरूरी होता है, Li+ का टूटना भी जरूरी होता है। हाई लैटिस एनर्जी की वजह से वो उतना अच्छे से नहीं टूट पाता। Amphoteric hydroxide react with both alkalis and acid. Which of the following group 2 metal hydroxide is soluble in sodium? एम्फोटेरिक बोल दिया, पहली बात में ही बोल दिया, तो बात ही खत्म करो। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। बेरिलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट, इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय ट्रीटिंग NaH4Cl। दुनिया का कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा, अगर आप उसको बेसिक मीडियम दिखाओगे तो बताओ ये क्या किसमें टूट जाएगा, NH3 और H+ में, और NH3 और H+ का H+ जो है वो मिलकर क्या बन जाएगा, H2O गैस। तो ये बन जाएगा आपका क्या, H2O। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अमोनिया गैस को वापस, अमोनिया गैस जो है कन्वर्ट हो गई थी अमोनियम में, उसको वापस अमोनिया बनाते हैं हम कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत आसान है, देखिए NH4Cl। ठीक है, तो ये किसमें है, NH4+ और Cl- में है, ये किसमें टूट गया, NH3 और H+ में टूट गया। ये आपने ले लिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक मीडियम। तो ये किसमें टूट गया, कैल्शियम 2+ और OH- में। OH- और पानी ने मिलकर बना दिया, OH- और H+ ने मिलकर बना दिया पानी। अमोनिया आपकी अलग हो गई, H2O आपका अलग। अच्छा, दूसरा ये जो है, ये Ca जो है ये किसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा CaCl2, और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O। पूरी रिएक्शन समझ आई? पूछ रहा है बाई प्रोडक्ट, मेजर बाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आंसर है CaCl2, रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। सोलवे अमोनिया प्रोसेस क्या होता है, सोलवे अमोनिया प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन किया जाता है सोलवे अमोनिया प्रोसेस के थ्रू, उसी की एक पार्ट होता है ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। उसकी ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई। व्हेन सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया ए सॉल्यूशन ऑफ डीप ब्लू। एक्चुअली जो मेटल होता है वो जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल क्या करेगा, M+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब अमोनिया जो है वो क्या करेगा, M+ भी अमोनिएटेड हो जाएगा, इसको भी, और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो जाएगा, अमोनिएटेड। अमोनिएटेड मेटल और इलेक्ट्रॉन
की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती है, वो कौन सी होती है? रिड्यूसिंग, ठीक है, ब्लू कलर्ड, पैरामैग्नेटिक, ये सब होता है किसके? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और एक और होती है कंडक्टर, ये आप लिखोगे ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड कैटायन। दोनों के लिए होती, बोथ, क्योंकि कंडक्शन के लिए तो चार्ज चाहिए, चार्ज तो प्लस और माइनस दोनों है, तो कंडक्शन तो दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अगर ब्लू कलर है तो हम उसको क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखा है आपसे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, दैट इज योर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड कैटायन का मतलब केटायन को अमोनिया ने सराउंड कर लिया। जैसे हाइड्रेटेड केटायन होता है ना, तो केटायन को पानी सराउंड करता है तो नाम होता है हाइड्रेटेड केटायन। पानी, किसी भी केटायन को कोई सॉल्वेंट अगर सराउंड करता है तो नाम होता है सॉल्वेटेड केटायन। अगर सॉल्वेंट अमोनिया है तो अमोनिएटेड केटायन, अगर सॉल्वेंट पानी है तो हाइड्रेटेड केटायन। बस इतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं। जनरल टर्म क्या होती है? होती है आपकी सॉल्वेटेड। बाय एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, जिप्सम में, सीमेंट में जब भी जिप्सम ऐड किया जाता है, इंफॉर्मेटिव है, उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब धीरे धीरे जमेगी सीमेंट जो है। अगर सीमेंट धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर लेती है तो वो स्ट्रॉन्ग बनती है ना। और अगर क्विकली सीमेंट जो है वो सूख जाती है तो वो अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सीमेंट बहुत जल्दी सूख गई तो बढ़िया है। जो सीमेंट जितनी लेट सूखती है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उतनी ही रोबस्ट स्ट्रक्चर अंदर से गेन करती है, ताकि वो सालों साल चल सके। ठीक है भाई। तो जिप्सम जो है वो क्या करता है? जिप्सम जाकर इसके अंदर कुछ इंटरमोलिकुलर चेंजेस करता है, इसके लैटिस में कोई चेंज करता है। जब सीमेंट सूखती है तो सीमेंट के हार्डनिंग, सीमेंट का जो हार्डनेस प्रोसेस होता है, हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इंटरलॉकिंग चल रही होती है, सिलिकेट के फॉर्मेशन हो रहे होते हैं सीमेंट जब सूखती है। तो उस दौरान ये उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या उनके लैटिस में जाकर कुछ चेंज करता है, जिससे क्या होता है? उसका सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हालांकि इसका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो हम नहीं यहां पर पढ़ेंगे, जिक्र नहीं करेंगे कि ये कैसे करता है, बिकॉज वो सब सिविल इंजीनियरिंग की बातें हैं, उनको पढ़ाया जाता है, अपने इतना डिटेल में नहीं है। बस पूछा जाएगा हमेशा जिप्सम और सीमेंट का, अगर कभी मिलकर सवाल आया तो वो सवाल फिक्स है, वो यही आएगा कि जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है। ठीक है भाई, तो वो आपको पता है। अब स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम क्या होता है भाई? स्लैक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो होता है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो नीचे जो है वो एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड आ जाएगा और ऊपर जो है वो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, ये जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, इसको कहते हैं हम लाइम वाटर। क्या कहते हैं हम इसको? लाइम वाटर। और जो ये सस्पेंशन होता है, इसको कहते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। इसको क्या कहते हैं हम? मिल्क ऑफ लाइम। तो इन्होंने पूछा है सस्पेंशन, तो हम लाइम वाटर तो नहीं कहेंगे, क्विक लाइम तो नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, तो ये आंसर हो गया आपका मिल्क ऑफ लाइम। इसको सही कलर, दूसरे कलर से देख लेते हैं। आंसर हो गया आपका क्या? मिल्क ऑफ लाइम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A substance which give brick red flame and breaks down on heating to give oxygen and brown gas। ठीक है, ब्रिक रेड से पता चल गया कि ये कैल्शियम का नाइट्रेट है, और अगर इसको मैं हीट करूंगा तो हाईफाई जो नाइट्रेट होता है, हाईफाई नाइट्रेट, हाईफाई नाइट्रेट जो होता है, अगर आप उसको थर्मल स्टेबिलिटी देखते हो तो वो बनता है MO प्लस NO2 प्लस O2, और ये जो NO2 है ये होती है ब्राउन कलर की गैस। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा? CaO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा, खत्म।
तो बताओ क्या था ये, ब्रिक रेड की वजह से कैल्शियम पहचाना, ब्रिक रेड से क्या पहचाना आपने, कैल्शियम पहचाना। पता है ना आपको, फ्लेम टेस्ट के कलर याद कर लेना, सीधे सीधे सवाल पूछते हैं फ्लेम टेस्ट में कलर याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ब्रिक रेड होता है कैल्शियम का, सारी चीजें सवाल के थ्रू नहीं हो पाती बेटा, इसलिए कह रहा हूं। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक है, हीटिंग, दिस बिकम वेट ऑन कीपिंग इन एयर। देखते हैं, चलो ये कुछ आपको दिख रहे हैं, सबके आगे पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म में। इसका मतलब है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं पानी से। क्यों करते हैं, सॉरी एटमॉस्फेयर से। क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हाईफाई नेचर के होते हैं। कैल्शियम +2 का चार्ज, बेरियम +2 और स्ट्रोंशियम +2, इनका जो चार्ज है वो पानी को अपने पास बुला लेता है। हाईफाई है, प्लस चार्ज है, पानी को अट्रैक्ट करता है, एटमॉस्फेयर से पानी को खींचता है। इसका मतलब क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, क्या ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या ये टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम। यस, अगर कैल्शियम टू बेरियम आओगे, अगर कैल्शियम 2+ से बेरियम 2+ आओगे तो चार्ज की डेंसिटी घटेगी, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि यूं कह सकते हो कि हाइड्रेट फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि फाई जो है वो घटेगा, फाई घटेगा, चार्ज डेंसिटी घटेगी, एक ही बात है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, ये भी सही है ना, इसलिए ठीक है भाई, अच्छा सवाल है ये, ध्यान में रख के जाना इसको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय द एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। यस, ये जो आपके बेकार आलू फेंका करो, ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, बेकार आलू फेंका करो। इन सब के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखने का तरीका है बेकार आलू फेंका करो। अगर देख रहे हो तो लिख लेना, ठीक है, समय की कमी है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली soluble in water as the greater hydration enthalpy of Be2+ overcome the lattice enthalpy factor। ये भी सही है। बेरिलियम, अच्छा इसमें आंसर एक से ज्यादा हो सकता है इसका मतलब, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, ये गलत हो गया। सेकंड पीरियड का है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर, नहीं होता है, ये M4 होता है। कैसा होता है ये, M4 टेरिक होता है। तो आपके कौन से आंसर हो गए, 1 और 2 जो है वो आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, 1 और 2। Which of the following are the correct reason for anomalous behavior of lithium? चाहे लिथियम का एनोमलस बिहेवियर पूछे चाहे बेरिलियम का पूछे, ठीक ही चीज, एक ही चीज ध्यान रखना कि स्मॉल साइज एंड हाई फाई, स्मॉल साइज एंड हाई फाई, इनका कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है। ये हो जाएगा आपका 1 और 2। स्मॉल साइज है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है, हाई फाई है तो भी कोवेलेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो लिथियम और बेरिलियम के, आपने लिथियम और बेरिलियम के जो सॉल्ट देखे होंगे, LiCl, BeCl2, BeOH का होल्ट वाइज, ये सब कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर होता है बेरिलियम और लिथियम के कंपाउंड्स में, तो वो एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। इस ग्रुप में बाकी सब आयनिक नेचर के होंगे, लेकिन इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और भी खूब सारी एनोमलस प्रॉपर्टीज होती है, मैंने मेन बैचेस में करवा रखी है ना, आप जाकर चेक कर सकते हो, जो भी बैच में पढ़ रहा है कहीं से भी। A solid compound acts on heating gives CO2 and a residue. The residue mixed with water to form Y। सुनना, इसको, इस पूरी कहानी को एक साथ समझा देता हूं मैं, बात ही खत्म करते हैं। चलो, ये जो CaCO3 है आपका, ये जो CaCO3 है, इसको गर्म किया तो बताओ, कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। इसको जब गर्म किया और इसमें जब पानी मिलाया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब आपने बेस, तो ये क्या बनेगा, एसिड है तो वापस सॉल्ट बनेगा। इसको आपने अगर CO2 के साथ वापस से रिएक्शन करवाई तो ये बन जाएगा फिर से CaCO3। और अगर इसमें एक्सिस
मतलब H2O और एक्सेस CO2 अगर आपने दिया तो ये बन जाएगा क्या, CaHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे, अगेन इसमें से H2O भी निकल जाएगा और इसमें से CO2 भी निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। आप XYZ जो बोलना है बोल लीजिए, है ना, ये चीज आपके लिख ली। अब आपको आंसर ढूंढना है, इसमें आंसर पूछा क्या है, कंपाउंड X क्या है। ये कंपाउंड आपका X, सॉरी X को ऐसे लिखूंगा तो आप गलत, ये X है, ये रेजिड्यू है और ये गैस है, मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म Y, ये Y है आपका, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है आपको, ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस की बात कर रहा है ना, एक्सेस की बात कर रहा है, तो ये क्लियर ऑफ सॉल्यूशन है Z। ऑन बॉइलिंग Z अगेन कंपाउंड X इज रीफॉर्म्ड, तो ये आंसर हो गया आपका ऐसा, ठीक है भाई। तो आंसर क्या लिखोगे, X क्या था, A तो वही था ना, सॉलिड। एक सेकंड रुकना भैया रुकना, ये भाई कलर बदलने में बहुत समय लगता है, चलो आइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, जितनी छोटी साइज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर, आपको तो पता ही, ये तो लो पाई है, इससे छोटा ये है, तो आंसर पहला ही हो गया। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही करवा चुका हूं। एस ब्लॉक की खूब सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आ जाती है, आ जाइए। ये सवाल थोड़ा अलग है। अभी जो थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, वो क्या थी, पॉली एटॉमिक की। ये क्या है, मोनो एटॉमिक की। मोनो एटॉमिक में टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी घटती है, मोनो एटॉमिक में टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी घटती है, और लैटिस घटेगा तो इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इसमें डिक्रीज होगी। यहां उल्टा चलेगा, याद रखना, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक anion thermal stability is depend on lattice energy। तो लैटिस एनर्जी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी कम होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो क्या लिख रहा है, टॉप टू बॉटम कहीं पे थर्मल स्टेबिलिटी कम दिख रही है, ली ना की रब से, तो यही हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें लैटिस क्यों देख रहे हो, तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड्स है ना। अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन के जब सवाल कर रहे थे तो देखा था कि ये आयनिक हाइड्राइड्स है। एस ब्लॉक वाले कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसमें H जो है वो माइनस होता है। मतलब जैसे इसमें देखोगे ना तो ये Na+ और H- है, Na+ और H- है। अब जब आप इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराओगे तो H+ और H- बन के H2 गैस हो जाएगा। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये सोडियम जाएगा कैथोड पे और H- जाएगा एनोड पे, तो एनोड पे कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, दे दी, चले आगे। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली, कई बार करवा चुका हूं। जितना ज्यादा हाई फाई है वो उतना ही जल्दी टूट जाएगा, ये तो डिकंपोज ही नहीं होंगे। लो फाई, लो फाई कौन कौन होते हैं, Na+, K+, Na+, K+, Rb+, Cesium+, लो फाई कार्बोनेट्स डू नॉट डिकंपोज, ठीक है। तो आंसर हो गया Mg। Mg और CaCO3 दोनों टूटेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी टूटेगा और वो भी टूटेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है इनके केस में, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी लीस्ट थर्मली स्टेबल, इस वाले ऑप्शंस को देखते हुए, चारों ऑप्शंस को देखते हुए, ठीक है भाई। Ionic mobility of which of the following alkali metal ion is the lowest when aqueous solution of their salt are put under an electric field। हाँ जी, ये आपका Li+ से बड़ा, Na+ से बड़ा, K+ से बड़ा, Rb+ से बड़ा, Cesium+ होता है भाई, होता है।
ये नॉर्मल आयनिक साइज है, आयनिक साइज। अगर बोलूं हाइड्रेटेड आयन साइज, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा क्या, एक्वस। क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस। एक्वस आयन में मतलब, एक्वस आयन का मतलब है अगर मैं इन सबको पानी में फेंक दूं तो सबसे ज्यादा पानी किसके पास आएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो छोटी साइज के ऊपर +1 है और बड़ी साइज के ऊपर +1 है, कौन से पे +1 की डेंसिटी ज्यादा होगी, जो छोटी साइज का होगा उस पर +1 ज्यादा डेंसिटी रखेगा, तो मतलब इसके पास पानी सबसे ज्यादा आएगा, तो लिथियम प्लस एक्वस बड़ा हो जाएगा। लिथियम प्लस नॉर्मल छोटा है लेकिन एक्वस बड़ा हो जाएगा, Na प्लस एक्वस उससे छोटा हो जाएगा, K प्लस एक्वस उससे छोटा हो जाएगा, और Rb प्लस एक्वस और छोटा हो जाएगा, और सीजियम प्लस एक्वस तो सबसे छोटा हो जाएगा। जो नॉर्मल गैसियस स्टेट में आयनिक साइज का ऑर्डर होता है उसका उल्टा ऑर्डर हाइड्रेटेड आयन का होता है, यानी एक्वस मीडियम के अंदर आप जब डाल दोगे तो ये गैसियस आयन जितना छोटा होगा पानी उसके उतना ही करीब आएगा। अब जो साइज देख रहे हैं हम, वो किसके साथ साइज देख रहे हैं, लिथियम प्लस के चारों तरफ लगे हुए पानी के साथ इसकी साइज को मेजर किया जाएगा कि इस पर पानी कितना है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो अब आप इसको क्या करोगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन साइज। ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड आयन साइज, आयन साइज हो गया ये। ठीक है, अब मोबिलिटी का ऑर्डर है, इसके पास पानी बहुत है, इसके पास पानी बहुत है इसलिए तो ये साइज में बड़ा हो गया। अरे जिसके पास वजन ज्यादा है क्या वो चल फिर सकता है, या जिसके पास वजन कम है वो आसानी से चल लेगा। तो आप बताओ, सबसे ज्यादा पानी लेकर ये बैठा है, इसके ऊपर पानी बहुत सारा चिपक गया, इसका वजन ज्यादा हो गया, इसके ऊपर पानी कम चिपक रहा है, इसका वजन कम है, तो भागेगा कौन आसान, अरे पतला आदमी या मोटा आदमी। तो आप बोलोगे सर पतला आदमी बहुत आसानी से भागेगा। पतला आदमी कौन है, जिसके पास पानी का लोड कम है, इस पर पानी कम चिपका हुआ है। अब ये यूं तो बड़ा है लेकिन पानी के साथ छोटा है, और भागना इनको पानी में ही है। आयनिक मोबिलिटी चेक करें तो आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हो गया क्या, यहां पे ये क्या बोल देंगे हम, आयनिक मोबिलिटी। तो बताओ आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे बड़ा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, रुबिडियम है ना। ओके चलो भाई नेक्स्ट, अभी करवा दिया था वैसे ये टॉप टू बॉटम है ना, ये आयनिक कैरेक्टर। वैसे तो ये सारे आयनिक है पर मैंने आपको बताया था ना, ये बेरिलियम H2 बेटा MgH2 CaH2 SrH2 BaH2 यही होता है। इधर से इधर आओगे पाई घटेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा। ये दोनों तो कोवेलेंट होते हैं, तो मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, तो Be सबसे पीछे आएगा, तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो बचा ये। अब उसमें बेरियम बाद में आना चाहिए क्योंकि बेरियम बाद में, तो फिर आंसर हो गया आपका ए। ठीक है भाई, आंसर कौन सा हो गया आपका, ए हो गया क्या, ठीक है क्लियर है। चले आगे आओ, BeCl2 इन पॉलीमेरिक BeCl2 देयर आर, ये ऐसा होता है ना बेटा, बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, इस तरह से होता है। जब आप इसमें बेरिलियम के बारे में बात करोगे तो सारी बात कर लेंगे। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यस। क्या यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे, तो जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये कितने सेंटर हो गए, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वही देखना है, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आंसर हो गया आपका पहला। ठीक है भाई, सारे बॉन्ड ऐसे ही हैं, आप देख लो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में जब जाओगे तो सारे बॉन्ड ही ऐसे 3 सेंटर 3 सेंटर, ये फिर से 3 सेंटर, कोई सा भी देख लो, किसी को भी देख लो, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही दिखेगा आपको। और ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई, next, which of the following metal on burning in moist air does not give smell of ammonia? सर ये कैसा सवाल है, अरे बहुत आसान है। जो नाइट्राइड बनाता है ना, जो नाइट्राइड बनाता है, याद रखना नाइट्राइड होता है ना, नाइट्राइड N3-,
वो क्या करता है, H2O के साथ हमेशा अमोनिया गैस देगा। H2O के साथ हमेशा क्या देगा, अमोनिया गैस देगा, क्योंकि H2O इसको क्या देगा, H प्लस देगा। H प्लस ये खाएगा तो क्या बन जाएगा, 3H प्लस खाएगा। मैं बैलेंस नहीं करता हूं, रिएक्शन बैलेंस नहीं करता हूं। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन की बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। समझ रहे हो बात को? यहां से 3H प्लस आएंगे, ये 3H प्लस इधर जाएंगे, NH3 बन जाएगा। जो नाइट्राइड बना सकता है, जो नाइट्राइड बना सकता है, उसका नाइट्राइड मॉइस्चर में जाके अमोनिया की स्मेल भी दे सकता है। तो जो जो नाइट्राइड बनाएगा, क्या ये नाइट्राइड बना सकता है? यस। क्या ये नाइट्राइड बना सकता है? यस। एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है? यस। तो कह रहा है कौन नहीं देगा, तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्राइड नहीं बनाता। पोटेशियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड इन फर्स्ट ए, ओनली lithium form nitride all second and second A, all second A elements form नाइट्राइड। यानी कि हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, सेकंड ए प्लस लिथियम। सेकंड ए प्लस लिथियम क्या करते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। फर्स्ट ए में बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता, और जो नाइट्राइड नहीं बनाएगा उसके साथ ऐसा होगा नहीं, तो अमोनिया की स्मेल जो है वो वहां पर नहीं आएगी। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड होता है CaH2, जिसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा, आप खुद सोचो। कैल्शियम क्या है, ये क्या है, ये कैल्शियम H2 है, तो ये किस में टूटा हुआ, ये कैल्शियम 2 प्लस में है और ये H माइनस में है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में, और OH माइनस में टूटेगा। अब जरा रिएक्शन देख लो, H प्लस और H माइनस मिलकर H2 गैस बन जाएंगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। तो ये हो गया आपका आंसर, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। खत्म। Among the following compound, the one that get hydrolyzed to form metallic hydroxide, हाइड्रोजन peroxide एंड ऑक्सीजन। चलिए मान लीजिए कोई आपके पास ऑक्साइड है, मान लीजिए आपके पास, एक साथ सारी चीजें बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ऑक्साइड है। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई peroxide है। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिकली सुपर ऑक्साइड क्या है, आप देखो ये K प्लस होगा और ये O2 जो है माइनस होगा। यहां पर ये क्या है, बेसिकली ये Na प्लस है और ये O2 2 माइनस है। यहां पर ये क्या है, Li प्लस है, ऑक्साइड है, तो ये O2 के ऊपर माइनस है। जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे, जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पे जब आप H2O दोगे, तो यहां पे H2O जब दोगे, है ना, इस तरह से, तो H2O जब दोगे इस तरह से, यहां पर भी जब आप H2O दोगे और यहां पर भी जब आप क्या दोगे, H2O दोगे, तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा, ये H प्लस 2H प्लस देगा और मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। और ये जो OH माइनस देगा वो क्या बन जाएगा, NaOH। तो इधर तो आएगा क्या, NaOH प्लस क्या, H2O2 आ गया। वो देखो वहां पर क्या है, H प्लस कितना, 2 यहां लगेगा, पानी आएगा फिर से। ये क्या करेगा, आपका OH माइनस है, क्या बन जाएगा, ये सिर्फ LiOH। अब साथ में H2O ही लिखेगा, साथ में आप वापस से क्या लिखोगे, H2O। H2O लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मीडियम पहले से ही H2O का ही है, तो उस प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगेन यहां पर ये क्या देगा, H प्लस, क्या देगा, OH माइनस। बताओ H प्लस तो वहीं पर जाएगा, कहां पे, इसके पास, तो ये जाएगा H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका HO2। HO2 अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा किसमें, H2O2 में और O2 में। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है भाई, OH तो आपका चला ही गया ना, OH तो आपका कहां चला गया, K प्लस के पास, तो KOH तो बन ही गया, साथ में क्या बन गया, H2O2 और फिर साथ में क्या बन गया, O2। तो 1 2 3 गिव्स 1 2 3 प्रोडक्ट, यानी कि ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड था, ये आपका पेरोक्साइड था और ये आपका सुपर ऑक्साइड था, और ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे थे। याद रखने का जुगाड़ सीधा,
1 2 3 will give 1 2 3 प्रोडक्ट। 1 2 3 प्रोडक्ट मतलब 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट एंड 3 प्रोडक्ट। 1 2 3 will give 1 2 3 प्रोडक्ट। लेकिन 1 2 3 की सीक्वेंस यही रखना, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, मैंने तीनों के हाइड्रोलिसिस बता दिए हैं, किसका किसका, ऑक्साइड का, पेरोक्साइड का और सुपर ऑक्साइड का। याद रखने का तरीका क्या है, 1 2 3 विल गिव 1 2 3 प्रोडक्ट्स। यहां पे पूछा है हाइड्रोक्साइड 1 प्रोडक्ट, H2O2 2 प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन 3 प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, सुपर ऑक्साइड होना चाहिए। इनमें से सुपर ऑक्साइड ढूंढ लो, KO2 है। इनमें से सुपर ऑक्साइड कौन सा है भाई, KO2 है। तो आंसर हो गया सीधा सीधा ये वाला। इसके अलावा भी मैंने आपको पूरी चीजें जो है वो बता दी है। चलिए, तो ये था आपका सेशन जो कि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के ऊपर था। आई होप मैंने खूब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के जरिए करवाने की कोशिश करी होगी। फिर भी अगर कुछ चीजें रह जाती है तो मैं फिर कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है तो प्लीज आप ब्लॉक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से रीड करके जाइएगा, क्योंकि वहां लाइन से सीधे सीधे सवाल आते हैं। अगर आपके पास अभी तक इतना समय नहीं बचा है, कोई बात नहीं, आपके पास जिसके भी जो भी टीचर जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया है उसके नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करिए और आप डेफिनेटली जो आपके पास डीपीपी है और ये सब चीजें हैं आप उनको फिर से एक बार लगा लीजिए अगर आपके पास समय है। और अगर आपने लगा ली है तो बहुत ही बढ़िया है ना। और फिर देखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे और आप अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे। चलिए, इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच।